हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज एसओआईसी में हम फर्स्ट टाइम क्या करने वाले हैं कि हम वॉरेन बफेट का जो 2020 का शेयर होल्डर का लेटर था उसको एनालाइज करने वाले हैं। एंड साथ साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आप मेरे को ये जरूर बताना कि इन 7 की लर्निंग्स में से आप कौन सी लर्निंग से सबसे ज्यादा रिलेट कर पाए। एंड मोर ओवर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारी जो लर्निंग्स है हम लोग इनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लगाने वाले हैं कि इंडियन कंपनीज या फिर इंडियन इंडस्ट्रीज में क्या सेम ट्रेंड्स हैं या क्या सेम पैरेलल्स है जो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी हम किसी भी बाहर के इन्वेस्टर को पढ़ते हैं तो हमें ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट और जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर फर्क है। तो हम सेम प्रिंसिपल्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 7 की लर्निंग्स की। और पहली की लर्निंग क्या है, दैट इज शिफ्ट इन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं इनकी टेक्सटाइल और जो रेल रोड्स की इन्वेस्टमेंट थी उसकी आपके साथ बात करूंगा। एंड साथ साथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे, फिर साथ साथ हम जो आरटीए इंडस्ट्री है उसकी बात करेंगे, फिर हम सीडीएसएल और एनएसडीएल की भी बात करेंगे, एंड फार्मा की भी बात करेंगे, एंड केमिकल्स की भी बात करेंगे कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से अगर कोई इन्वेस्टर इन ट्रेंड्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर ले या फिर अगर आप ट्रेंड को लेट भी आइडेंटिफाई करते हैं थोड़ा, बट you can basically bet on the right jockey and the right management, you can still end up making a lot of money। तो यहाँ पे फर्स्ट की ट्रेंड था इनका टेक्सटाइल बिजनेस का। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर अगर खराब के लिए शिफ्ट होए तो व्हाई इज इट वेरी वेरी पेनफुल फॉर एन इन्वेस्टर। तो इन्होंने 1970s में एग्जाम्पल दिया था कि जब इन्होंने बर्कशायर हैथवे ली थी तो ओरिजिनली इट वॉज अ टेक्सटाइल कंपनी। एंड मोर ओवर यहाँ पे क्या हुआ था जब बर्कशायर हैथवे ली थी कि अमेरिका की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एडवांटेज है दैट वाज बीइंग कंपीटेड अवे। माने क्या हो रहा था कि जो क्योंकि ट्रेडिंग हो रही थी काफी कंट्रीज के बीच में और धीरे धीरे वर्ल्ड ओपन अप होते जा रहा था, तो व्हाट हैपेंड कि इसकी जो बाहर की कंट्रीज थी उनके अंदर जो लेबर कॉस्ट था दैट वाज लोअर, जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी यूएस के अंदर वो बहुत ज्यादा मैसिवली सफर कर लेती। तो यहाँ पे इन्होंने एक जो सबसे बड़ी कंपनी थी वहां पे टेक्सटाइल का उसका भी एक बार एग्जांपल दिया था कि 1964 में उस कंपनी का प्राइस पर शेयर $60 के आसपास था। एंड उस टाइम पे उस कंपनी की जो सेल्स थी वो $1.2 बिलियन के आसपास थी। Whereas 1985 में 21 ईयर्स बाद उस कंपनी ने कुछ $3 बिलियन का कैपेक्स करा, पर उस कंपनी की सेल कुछ $2.8 बिलियन थी, बट स्टॉक जो स्टॉक प्राइस था वो सिर्फ $68 पर शेयर था। तो इसको लेके वो कहते हैं टेक्सटाइल कंपनी दैट एलोकेट्स कैपिटल ब्रिलियंटली विद इन इट्स इंडस्ट्री इज अ रिमार्केबल टेक्सटाइल कंपनी बट नॉट अ रिमार्केबल बिजनेस। तो यहाँ पे वो मैं क्या समझाना चाहते हैं कि अगर इंडस्ट्री खराब हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो वहाँ पे बिजनेस अच्छा भी हो तो ज़्यादा अच्छा कर जाएगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्री स्ट्रक्चरली इम्पेयर्ड है तो उसकी आरओसी जो आरओसी और आरओईज और रिटर्न रेशियोज हैं वो स्ट्रक्चरली इम्पेयर्ड रहती हैं। तो यहाँ पे मतलब पैसे बनाने के 2 तरीके हैं। तो यहाँ पे वो बार बार हमें ये भी बताते हैं ओवर द इयर्स कि व्हेन अ मैनेजमेंट विद अ रेपुटेशन फॉर ब्रिलियंस tackles with a business with a reputation of gruesome economics, it's the reputation of business that remains intact। माने अगर इंडस्ट्री खराब है पर जो मैनेजमेंट है वो ब्रिलियंट है, फिर भी जो इंडस्ट्री की रेपुटेशन है दैट रिमेन्स इंटैक्ट। तो ये हमें चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम खराब इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या ऐसी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर हैज शिफ्टेड फॉर द वर्स्ट, हमारे पैसा बनाने के जो ऑड्स हैं वो काफी कम हो जाते हैं। सिमिलरली उनकी एक केस स्टडी थी रेल रोड्स की। अब रेल रोड्स के अंदर क्या हुआ, तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। तो बार बार ये अपने लेटर्स के अंदर बात करते हैं रेल रोड्स की कि कैसे हमारी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है रेल रोड्स की लास्ट 10-11 ईयर्स में। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ नहीं सीखी। तो बार बार ये लोग अपने जो लेटर्स है उसमें बताते हैं कि द पावर ऑफ चेंजिंग योर माइंड। माने जो रेल रोड्स थी यूएस के अंदर, ये लोग पिछले 80 ईयर्स से दिस वॉज अ ग्रूसम इंडस्ट्री। माने यहाँ पे क्या था कि एक्सेसिव कंपटीशन था, एंड मोर ओवर जो ट्रक्स थे वो रेल रोड से कंपीट करते थे फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। बट ओवर द इयर्स क्या हुआ है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन था रेल रोड्स में, तो एट द एंड सिर्फ 4 रेल रोड्स रह गई हैं, राइट। तो कंसोलिडेशन हुई है इंडस्ट्री में, एंड एट द एंड सिर्फ 4 रेल रोड्स रह गई हैं। एंड साथ साथ जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है उनके लिए जो डीजल का कॉस्ट है वो काफी बढ़ते गए। एंड क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 कंपनीज रह गई हैं रेल रोड्स के अंदर, तो इन लोगों ने एफिशिएंसी के अंदर काफी इन्वेस्ट करा है, जिसकी वजह से इनका कॉस्ट पर माइल एज कंपेयर टू ट्रक्स घट गया। एंड मोर ओवर इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो गई है, तो प्रॉफिट पूल आपका इंडस्ट्री के अंदर कंसोलिडेट हो चुका है। तो यहाँ पे तो हमें जो चार्ली मंगर है वो भी हमें बार बार बताते हैं कि वी सेड रेल रोड्स वर नो डैम गुड, देयर वर टू मेनी ऑफ देम।
They are truck competition and we were right. It was a terrible business for about 80 years. Finally, they get down to 4 big railroads and it was a better business. So what changed actually with technology upgrades, efficiency upgrades, railroads have become roughly 4 times more fuel efficient than trucks. माने टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के साथ साथ जो रेल रोड्स हैं दे बिकम 4 टाइम्स मोर फ्यूल एफिशिएंट देन ट्रक्स. तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स थी या फिर जो सब्स्टिट्यूट कंपेटिटर था दैट इज ट्रक्स, उससे ज्यादा एफिशिएंट हो गए रेल रोड्स. So this is why it is important to keep your mind open whenever the industry structure is shifting. तो अब हम इंडियन एग्जांपल्स में देखते हैं क्या हुआ है. तो यहाँ पे मैं आपको जो चाइनीज कंपनीज है इनका जो केमिकल इंडस्ट्री है इसके अंदर शिफ्ट दिखाता हूँ कि आरओई स्ट्रक्चरली कैसे नीचे जा रही है, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब से इन्वायरमेंटल क्लैम्प डाउन चालू हुए हैं, यहाँ जब से भी चाइना के अंदर जो पोल्यूशन नॉर्म्स काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट हुए हैं, तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं कि 2015-16 से आरओई कैसे स्ट्रक्चरली घट रही है, राइट. पर यहाँ पे एक बहुत जो आपके साथ इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है. अब मैं आपको यहाँ पे एक इंडियन कंपनी दिखाता हूँ. इनका मैं आपको डेटा दिखाता हूँ फ्रॉम 2000 टिल 2010. तो इस इंडियन कंपनी का अगर हम डेटा देखते हैं तो 2001 में इस इंडियन कंपनी का सिर्फ 30 करोड़ का EBITDA था. माने अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो ये सिर्फ 30 करोड़ का कमाते थे. पर अगर हम 2010 में देखेंगे तो ये सिर्फ 50 करोड़ का EBITDA कमा रहे थे. एंड बीच में जो EBITDA है उसके अंदर काफी फ्लक्चुएशन थी. तो इसका मतलब क्या है कि ये एक खराब बिजनेस था क्योंकि 10 साल में EBITDA शायद से मुश्किल से डबल हुआ, राइट. तो मतलब 6% की अर्निंग्स ग्रोथ थी. पर वेराज अगर हम इस कंपनी का EBIT मार्जिन देखते हैं तो इस कंपनी का EBIT मार्जिन सिर्फ 5%, 3%, 8%, 1%, 7% और 5% के बीच में था. तो जस्ट थिंक अबाउट इट, ये कौन सी कंपनी है. बिकॉज अगर मैं आपको 2000 से लेकर 2010 तक इनके फाइनेंशियल्स दिखाऊं तो आप तो सोचोगे ये तो बहुत खराब कंपनी है, राइट. बट सिंस 2010 टिल 2020 एक्चुअली इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कुछ 50 to 60x से भी ज्यादा अप्रिशिएट कर चुका है. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक बार होल्ड करके आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये भी सोच सकते हैं कि क्या नेम है इस कंपनी का. बिकॉज एक्चुअली द नेम ऑफ द कंपनी इज दीपक नाइट्राइट, राइट. तो दीपक नाइट्राइट एक्चुअली हैज बीन अ बेनिफिशियरी ऑफ इंडस्ट्री टेलविंड, शिफ्ट इन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड द एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू एग्जीक्यूट. माने इंडस्ट्री स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, जैसे हमने देखा चाइनीज आरओसी और आरओसी घट गई, पर उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन एबिलिटी थी वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई, राइट. क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो शुरू से अच्छी एग्जीक्यूशन वाली थी, तो इस वजह से अच्छा जॉकी था. बट उस टाइम में इंडस्ट्री गंदी थी, इस वजह से 2000 से लेकर 2010 के बीच में पैसा नहीं बना. पर 2010 टिल 2020 क्योंकि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और जॉकी शुरू से ही अच्छा था, इस वजह से इस स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा पैसा बना, राइट. तो जस्ट टू गिव यू दिस इनसाइट कि एक्चुअली में अगर जब हम स्टॉक एनालिसिस की बात करते हैं तो इंडस्ट्री एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको मैक्रो देखना है, देन माइक्रो देखना है, फिर माइक्रो देखना है, देन मैक्रो देखना है अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए. सिमिलरली एक और एग्जांपल है बाय द नेम ऑफ नवीन फ्लोरिन. अगर इसके एग्जांपल में देखते हैं नवीन फ्लोरिन के, तो यहां पे भी हमें पता लगेगा कि इस कंपनी का भी आरओई 2005 से लेकर 2008 के बीच में सिर्फ 2%, 5%, 7% और 4% के आसपास था. Whereas रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 14%, 11%, 12% और 8% के आसपास था. एंड एवर सिंस देन इवन नवीन फ्लोरिन हैज बीन मोर देन 30 to 40 बैगर, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री समझना बहुत बहुत जरूरी है. यहाँ पे हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं. तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रखी है, आज जब हम फाइनेंशियल लैंडस्केप किसी भी इंडस्ट्री में मतलब इंडिया का जब हम पढ़ते हैं तो वी गेट टू नो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी सारी कंपनीज हैं. एक तो आपके ब्रोकर्स हैं, फिर आपके जो आपकी डिपॉजिटरीज हैं, CDSL, NSDL ये हैं. देन आपके साथ साथ RTAs भी आते हैं जो आपका कैम्स और करवी फिनटेक है, राइट. तो यहाँ पे अगर हम एक चीज देखते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ब्रोकर्स को कभी भी इतनी वैल्यूएशन नहीं मिलती, राइट. ना ही लास्ट 10-15 ईयर्स से उतनी मिल रही है. वेराज अगर हम डिपॉजिटरीज को देखते हैं एंड साथ साथ हम RTAs को देखते हैं तो RTAs की वैल्यूएशन और डिपॉजिटरी की वैल्यूएशन ब्रोकर्स से ज्यादा है. अब इसका क्या रीजन है? One of the reasons is if we think through the lens of industry structure, तो ब्रोकिंग के अंदर क्या है, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ब्रोकिंग यील्ड्स लास्ट 5 to 10 ईयर से ब्रोकिंग यील्ड्स हैव बीन फॉलिंग स्ट्रक्चरली. जब से डिस्काउंट ब्रोकर्स आए हैं, जब से कंपटीशन बढ़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ICICI सिक्योरिटीज जिसकी एक टाइम पे सबसे ज्यादा ब्रोकिंग यील्ड्स होती थी 7.2% के आसपास, दे हैव फॉलन बेयरली टू 3.7%, राइट.
और अगर हम बाकी भी कंपनीज चेक करते हैं, कोटक सिक्योरिटीज, अगर मोतीलाल ओसवाल, 5 पैसा चेक करते हैं, तो सबकी ब्रोकिंग यील्ड स्ट्रक्चरली डिक्लाइन होते जा रही है। एंड ऐसा क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि दिस इज अ फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। यहां पे और भी प्लेयर्स आके आपके मार्केट शेयर के लिए आपसे फाइट कर सकते हैं। Zerodha has been a phenomenon of last decade, right? पर यहां पे सिमिलरली एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज लाइक CDSL और NSDL, तो दीज आर डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरी माने कि हर एक कंट्री के अंदर सिर्फ 1 या 2 डिपॉजिटरीज है। यहां पे अगर हम इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखते हैं इनका, तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं तो एक सिंगल डिपॉजिटरी है बाय द नेम ऑफ ASX सेटलमेंट। कनाडा में भी एक सिंगल ही डिपॉजिटरी है। वैसे जो जर्मनी है वहां पे भी एक ही सिंगल डिपॉजिटरी है। सिर्फ चाइना और इंडिया के अंदर 2 डिपॉजिटरीज है, राइट? एंड यहां पे भी क्या है कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इज कंसोलिडेटेड बिटवीन 2 प्लेयर्स, सो दैट मेक्स इट अ डुओपली। डुओपली क्या होती है? जहां पे सिर्फ 2 प्लेयर्स काम कर रहे हो, दैट इज CDSL एंड NSDL। तो माने इस इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट पूल है सिर्फ इन 2 प्लेयर्स के बीच में ही रहेगा। जितनी भी ऑप्शनैलिटीज आएंगी या जहां भी एक्सपेंशन होते जाएगा डीमैट्स का, या जितने भी पार्टिसिपेंट्स बढ़ते हैं डीपी के, तो इन 2 प्लेयर्स को बेनिफिट मिलेगा। इस वजह से अगर हम CDSL की और ICICI सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन कंपेयर करते हैं, तो CDSL एक्चुअली मोर देन 30 टाइम्स प्राइस बाय अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है, आई थिंक 33 to 35 टाइम्स पे। Whereas ICICI सिक्योरिटीज, जिस बिजनेस का ROC इतना ज्यादा है, वो फिर भी 10 to 15 टाइम्स के आसपास मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, राइट? तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। यहां पे अगर हम कैम्स की बात करते हैं, तो कैम्स इज वन मोर प्ले इन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कैम्स हैज बीन गेनिंग मार्केट शेयर। तो आज कैम्स का मार्केट शेयर कुछ 73% के आसपास है, एंड करवी का सिर्फ 27% के आसपास है। So again, what is happening that in this industry structure, one player is getting larger and larger, and moreover, again, this industry is consolidated, right? तो यहाँ पे भी CAMS का जो valuation है, तो CAMS is currently trading at more than 50 times earnings, right? तो यहाँ पे again अगर आप brokerage industry से compare करेंगे, तो यहाँ पे consolidated industries का valuation ज़्यादा है। और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। इफ यू लुक एट फार्मा कंपनीज ऑफ इंडिया एंड इफ यू कंपेयर देम विद फार्मा कंपनीज ऑफ अब्रॉड, तो जो ट्रेंड आया जेनेरिक फार्मा का, उससे क्या हुआ है कि इंडियन जेनेरिक फार्मा कंपनीज ने, माने जो कॉपी कैट ड्रग्स बनाती है, इन्होंने लास्ट 2 डेकेड्स में जो बाहर की जो वेस्टर्न कंपनीज हैं जो कॉपी कैट ड्रग्स बना रही है, उनको बहुत ज्यादा डिसरप्ट करे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं तेवा फार्मास्यूटिकल का, विच इन वर्ल्ड वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपी कैट मेडिसिन। उन्होंने अपने प्लांट्स बंद करके सेल ऑफ करे, बिकॉज इंडियन जो कॉस्ट है उन्होंने डिसरप्ट करा इस मॉडल को। सेकेंडली, अगर हम इंडियन क्रैम्स और CDMO इंडस्ट्री की बात करते हैं, दोज आर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज सैलरी ऑफ साइंटिस्ट देखते हैं, तो इंडिया में $60,000 पर एवरेज है, वैसे चाइना में $100,000 है, और एक वेस्टर्न कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए $1,75,000 के आसपास है। तो माने यहाँ पे कॉस्ट अगेन कम है। इस वजह से हम अगर हम CDMO और क्रैम्स इंडस्ट्री देखते हैं, अगर हम DV's लैब देख रहे हैं, अगर हम ऐसी कंपनीज देख रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ काफी ज्यादा आ रही है। एंड ये ग्रोथ सिक्लिकल ग्रोथ नहीं है, लास्ट 2 डेकेड से ग्रोथ आ रही है। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रक्चरल ट्रेंड। पर आप ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड पकड़ कैसे सकते हैं? इफ यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, because without understanding the industry structure, investing is a lot like gambling. Now the second key learning of the letter was the power of capital allocation. तो यहाँ पे उनका जो जब बर्कशायर हैथवे का जो एप्पल का स्टेक है, आई थिंक लास्ट 4 to 5 years में एप्पल हैज मल्टीप्लाइड वेल बाय 4 to 5x। मोरओवर अगर हम यहाँ पे डेटा देखते हैं, सो अगेन इन द इंटायर डेटा इज टेकन फ्रॉम तिजोरी फाइनेंस। तो डेटा देखते हैं तो वी गेट टू नो कि जो शेयर प्राइस की अप्रिसिएशन है वो तो 30.86% केगर की है, वेयर एज जो शेयर प्राइस की अप्रिसिएशन है बिकॉज ऑफ डिविडेंड्स एंड बायबैक्स, माने कितना ज्यादा उन्होंने अपना ही स्टॉक रीपर्चेज करा है, उससे जो रिटर्न आया है दैट इज क्लोज टू 20% के आसपास, जिसकी वजह से टोटल CAGR एप्पल के स्टॉक में 51% के आसपास है। अगर यहाँ पे हम जो उनके डिविडेंड्स और बायबैक है वो चेक करते हैं, तो 2013 में 32 बिलियन के थे, whereas 2018 में 85 बिलियन के शेयर बायबैक्स एंड डिविडेंड थे। whereas अगर हम 2020 में देखें तो अगेन दिस इज क्लोज टू 85.5 बिलियन। यहाँ पे अगर हम एप्पल का फ्री कैश फ्लो देखते हैं, तो एप्पल का फ्री कैश फ्लो हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, राइट? सो दिस रिमाइंड्स मी द पावर ऑफ कैपिटल एलोकेशन, कि इवन दो एप्पल का जो स्टॉक प्राइस है उसमें अप्रिसिएशन तो आई है,
पर कैपिटल एलोकेट करने से क्या हुआ कि अगर आप जितना ज़्यादा आप अपना जो शेयर है उसको बायबैक करते रहते हैं तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स उसकी वजह से कम होते रहते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके लिए कंपनी का जो EPS है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, राइट। एंड कैपिटल एलोकेशन के अंदर और क्या इंटरेस्टिंग है कि आप बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, सो दैट ऑल्सो एड्स टू द रिटर्न्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे अगर हम इंडियन एग्जाम्पल में देखें, सो वन कंपनी दैट कम्स टू माइंड और वन इंटायर सेक्टर दैट कम्स टू माइंड इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो अगर हम TCS का फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो TCS का फ्री कैश फ्लो 2012 में 5,000 करोड़ का था, विच हैज रिजन टू 27,000 करोड़ इन 2020 के आसपास। तो हमारे फ्री कैश फ्लो 5x हो चुके ऑलमोस्ट लास्ट 7 to 8 ईयर्स में। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर इतना ज्यादा फ्री कैश फ्लो आ रहा है TCS के पास तो TCS इसका क्या कर सकती है। TCS इसका डिविडेंड दे सकती है, TCS इसका शेयर बाय बैक कर सकती है, एंड आप लोग मेरे को ढूंढ के बताइए भी कि TCS अभी कर क्या रही है इसका। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कैपिटल एलोकेशन की काफी पावर हो सकती है। तो दिस इज द पावर, दिस इज द एसेंस ऑफ कैपिटल एलोकेशन की एक अच्छी मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन को यूज करके अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए कैसे रिटर्न बना सकती है। एंड क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज है कैपिटल एलोकेशन के। तो पहला तो सोर्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एक अच्छी मैनेजमेंट अपना ही शेयर बायबैक कर सकती है, फिर अच्छी मैनेजमेंट डिविडेंड दे सकती है। थर्ड इज कि आप एक्विजिशन कर सकते हैं, जैसा हमने देखा कि कोई कंपनी किसी को अक्वायर कर लेते हैं, जैसे आजकल हम रूट मोबाइल के केस में देख रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू डू एन एक्विजिशन, राइट। तो यहाँ पे या तो कोई कंपनी अलग ही बिजनेस सेगमेंट सेटअप कर सकती है। कुछ कंपनीज कैपिटल यूज करती है फॉर डीलेवरेजिंग, माने अपनी जो डेट है उसको कम करने के लिए। सम कंपनीज यूज अ कैपिटल टू इन्वेस्ट इन कैपेक्स and some companies use a capital to do R&D and invest in advertisement. तो यहाँ पे one more company which comes to my mind is APL Apollo. तो APL Apollo in a very commoditized industry has been one of the best performers, right? क्योंकि लास्ट डेकेड में इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं उनको 20% CAGR से ज्यादा भी ग्रो करा है, राइट। एंड और APL अपोलो ने क्या करा है कि एक तो आपने इन सब चीजों के अंदर तो पहला कैपेक्स कराई, तो माने एक तो इनका जो कैपिटल एलोकेशन था दैट वाज इन कैपेक्स। सेकेंड इन्होंने क्या करा है कि ब्रांड की बार बार इन्होंने बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मतलब स्टार्ट करी है विद द हेल्प ऑफ अमिताभ बच्चन। तो आई थिंक दे हैव स्पेंट क्लोज टू 50 करोड़। सो अगेन दैट इज अ कैपिटल एलोकेशन डिसीजन। तो अच्छी मैनेजमेंट हमेशा अपना जो बिजनेस है उसके साथ साथ कैपिटल एलोकेशन के थ्रू के लेंस के थ्रू बार बार सोचेगी। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको एक बुक जरूर रिकमेंड करूंगा बाय द नेम ऑफ आउटसाइडर्स, विच आई थिंक इज अ मस्ट रीड फॉर समवन टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट गोज इनसाइड कैपिटल एलोकेशन। The next key learning perhaps जो शायद से सबसे important takeaway लेटर से that is on valuations and business mistakes, right? तो हम कोर्स के अंदर भी जो SOIC इंटेंसिव स्टूडेंट्स हैं उनको बार बार सिखाते हैं कि वैल्यूएशन करते हुए बिजनेस आपका फर्स्ट फिल्टर होना चाहिए, then the valuation exercise should come. एंड साथ साथ कोर्स में जो हमने फर्स्ट की लर्निंग करी थी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर की, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट। सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द कोर्स, द लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो कमिंग बैक टू द वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑफ वैल्यूएशन एंड बिजनेस मिस्टेक्स। तो यहाँ पे उन्होंने बात करी कि जो प्रिसिजन कास्ट पार्ट्स करके एक कंपनी है जो भी एयरलाइन कंपनीज है उनके इंजन के पार्ट्स बनाती है, तो वॉरेन बफेट ने वो 2014-2015 में अक्वायर करा था। बट इस बार उन्होंने कुछ $11 बिलियन का राइट डाउन लिए, माने उनके हिसाब से इस पे इन्होंने जो वैल्यूएशन थी ज़्यादा दे दी, तो इस वजह से $11 बिलियन का राइट डाउन है। बट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशंस एंड लुकिंग एट बिजनेस, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम मोड्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे 2 क्राइटेरियाज होते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि हम जब कोई भी मोटेड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसके मोड को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। इन सेकेंड की क्राइटेरिया क्या है कि हम कभी भी किसी मोटेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसके मोड को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो पहले हम वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर हम इंडियन एग्जाम्पल्स में आते हैं। तो ओवर एस्टिमेशन में इन्होंने जो लास्ट 5 to 10 ईयर्स में जो वॉरेन बफेट की आई थिंक सबसे बड़ी जो 2 मिस्टेक्स हुई हैं, वन इज क्राफ्ट हाइंस एंड सेकेंड इज प्रिसिजन कास्ट पार्ट्स। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप मोड को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं तो आप वैल्यू क्रिएशन के लिए ओवर पे कर रहे हैं, जो कभी मटीरियलाइज ही नहीं करती। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने हमारी जितने भी वीडियोस देखी हैं, आप हमेशा एंटी थीसिस पर देखते होंगे उसमें। तो एंटी थीसिस का एक्चुअली मीनिंग ही यही है कि अगर मैं बिजनेस में गलत गया तो उसमें क्या एंटी थीसिस पॉइंटर है जिसकी वजह से मैं गलत जाऊंगा।
काफ़ी जो व्यूअर्स हैं उनको कभी कभी अच्छे नहीं लगते एंटी थीसिस पॉइंटर्स, बट इफ़ यू आर एक्चुअली अ बिजनेस एनालिस्ट तो रिस्क कम फर्स्ट देन कम्स योर रिटर्न्स। तो आप कभी भी जो इनकी मिस्टेक्स पढ़ेंगे वॉरेन बफेट की, चाहे क्राफ्ट हेंज में हुई हो चाहे प्रिसिजन कास्ट पार्ट्स में हुई हो, तो ये हमेशा बिजनेस की बात करते हैं कि हमने बिजनेस का जो ड्रॉ डाउन था या जो बिजनेस का रिस्क था उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। कमिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट हेंज, तो क्राफ्ट के अंदर क्या हुआ था कि क्राफ्ट एक्चुअली ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर था जहां पे ज्यादा ब्रांड लॉयल्टी नहीं थी, पर मोर ओवर यहाँ पे अगेन जो हमारी फर्स्ट की लर्निंग थी कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा था। तो माने जो वॉलमार्ट और कॉस्टको है तो ये लोग अपने खुद के प्राइवेट ब्रांड्स के साथ आ रहे थे, एंड क्राफ्ट वाज इनटू प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड मिल्क। तो मिल्क और डेयरी के अंदर क्या है कि इतना ज़्यादा लॉयल्टी नहीं है, तो इस वजह से वॉलमार्ट एंड कॉस्टको एंड द अदर बिग रिटेलर्स वर एबल टू गेन मार्केट शेयर फ्रॉम क्राफ्ट। तो आप कभी भी वॉरेन बफेट के इंटरव्यू या टॉक सुनेंगे तो वॉरेन बफेट बार बार क्या बोलते हैं, विच इज आई थिंक परहैप्स द बिगेस्ट लर्निंग इन बिजनेस एंड वैल्यूएशंस, कि वो बोलते हैं कि हम बिजनेस के थीसिस के अंदर गलत चल गए, इस वजह से वी थिंक वी ओवरपेड फॉर इट, क्योंकि वहां पे ब्रांड लॉयल्टी फैक्टर था नहीं, इस वजह से सेल्स घटती गई, राइट। सो दिस इज हाउ पीपल ओवर एस्टिमेट मोट, एंड आई थिंक आपको भी इस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि 5 की पी पे महंगा है, 10 की पी पे सस्ता है, 20 की पी पे महंगा है या 25 की पी पे सस्ता है। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट है तो आप इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि क्या बिजनेस के अंदर इनहेरेंट स्ट्रेंथ है या नहीं है, राइट। सेकेंड की लर्निंग जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, तो इससे मेरे को 2 बिजनेसेस याद आते हैं। फर्स्ट बिजनेस दैट आई रिमेंबर है जिससे मेरे को याद आती है, दैट इज सिम्फनी, जो आपके एयर कूलर्स की कंपनी है। तो सिम्फनी एट अ टाइम यूज टू मेक ROCE ऑफ मोर देन 40% 50%, माने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40-50% के आसपास था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, क्योंकि एयर कूलर इंडस्ट्री के अंदर कोई एंट्री बैरियर है ही नहीं, एंड सिम्फनी भी इतना ज्यादा ROCE कैसे कमा रहा था, दैट इज सिंपल। तो माने ये सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन करते थे एंड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स रख लिए थे, जिसकी वजह से इट वाज अ वेरी एसेट लाइट बिजनेस। तो व्हाट हैपेंड वाज कि इतना ROCE देखते हुए इनका 6-7 कंपेटिटर, कम से कम 10-15 और कंपेटिटर्स आ गए इसके अंदर। उषा का भी कूलर आ गया, बजाज का भी कूलर आ गया। इनफैक्ट इनके जो 1-2 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने खुद का ही कूलर निकाल दिया, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, कि इनका जो ROC है या तो ROIC है, दैट इज रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टेड कैपिटल, अगर हम यहाँ पे देखते हैं सो देयर ROIC हैज एक्चुअली फॉलन। अगर हम 3 ईयर रोलिंग ROIC देखते हैं कि 3 साल पहले बिजनेस में कितना पैसा लगाया था और अभी कितना लगा हुआ है, जैसे अगर 3 साल पहले दुकान में 100 रुपए लगे हुए थे और आज 400 रुपए लगे हुए हैं, तो इंक्रीमेंटली 300 रुपए लगाए, तो उस 300 रुपए पे कितना रिटर्न आया। तो यहां पे अगर हम चेक करते हैं इनका 3 ईयर रोलिंग ROIC, तो 2016 में 53% था, फिर 2017 में 63% था, फिर 2018 में 37% आ गया, फिर 2019 में -7% एंड 2020 में 5% के आसपास। तो आप लोग सोचिए कि इसका क्या मतलब है कि क्वालिटेटिवली बिजनेस के अंदर सप्लाई साइड पे इंपेयरमेंट हुई, जिसकी वजह से रिटर्न रेशियोज में हमें दिखने लग गया। एंड दिस इज वाई लास्ट 2015 से लेकर 2021 तक सिम्फनी के स्टॉक प्राइस में कोई रिटर्न नहीं बना है। इनफैक्ट इट हैज एक्चुअली फॉलन फ्रॉम दोज लेवल्स। एंड सेकेंडली यहाँ पे अगर हम देखते हैं चार्ली मंगर की बात, तो चार्ली मंगर बार बार एक चीज बोलते हैं, द नेचर ऑफ द गेम इज दैट योर ग्रेट बिजनेसेस आर बीइंग eroded by something at all the times। माने अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर मोट है, तो वो बार बार कंपेटिटर्स विल ट्राई टू इरोड, एंड सिम्फनी इज अ लाइव केस स्टडी इन फ्रंट ऑफ अस, राइट। सिमिलर थिंग्स हैपेंड विद क्राफ्ट, एंड सिमिलर थिंग एक्चुअली जो प्रिसिजन कास्ट पार्ट्स है उसके साथ नहीं हुई, क्योंकि वहां पे दूसरे टाइप की फ्रेजिलिटी थी कि जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वही अपने में बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। जो अगर हम यहाँ पे एक इंडियन एग्जाम्पल की बात करते हैं बाय द नेम ऑफ असेलिया केल, तो वहां पे भी क्या है कि आप एक कस्टमर विन करते हैं तो दूसरा आपका कस्टमर बैंकरप्ट चले जाता है। सो दिस इज इवन दैट कंपनी हैज बीन अ वैल्यू ट्रैप। तो द नेक्स्ट की लर्निंग इज द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन एंड द पावर ऑफ अ गुड मैनेजमेंट टीम। तो यहाँ पे बार बार एग्जाम्पल देते हैं रोज ब्लमकिन का, जिन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई थी बाय द नेम ऑफ नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट। तो शी स्टार्टेड विद लिटरली नथिंग, एंड एट द एंड उनका वहाँ ओमाहा में टू फर्नीचर के बहुत बड़े स्टोर्स हैं। एंड ऐसा उन्होंने क्या करा, उनमें मेन एडवांटेज था दैट वाज लोकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। माने इतने ज़्यादा कम कॉस्ट पे वो सेल कर रही थी, कोई और कंपेटिटर उनसे कम्पीट ही नहीं कर पा रहा था। सिमिलरली इंडियन केस में दिस रिमाइंड्स मी ऑफ डीवीज लैब एंड मोर ओवर एशल पॉलीटेक्निक इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ एग्जीक्यूशन। कि डीवीज लैब के केस में क्या था कि जब मुरली डीवी ये कंपनी लगा रहे थे, तो उस टाइम पे इनके जो पीयर्स थे वो सारे फॉर्मुलेशन में थे, but whereas DV's lab chose to focus on APIs,
दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एंड मोर अगर हम इनके केस में देखते हैं डीवीज लैब्स के, तो इन्होंने कुछ एपीआईज में इतनी ज़्यादा प्रोसेस एफिशिएंसी और लाइक कॉस्ट कॉम्पिटेंसी कर ली है कि ये कुछ एपीआईज में वर्ल्ड मार्केट लीडर बन चुके हैं। आई थिंक टॉप 5 प्रोडक्ट्स कुछ 47 to 50% ऑफ द सेल्स हैं, जिसकी वजह से आज इनका आरओसी 30% से ऊपर है। मोर ओवर ये जो और भी एपीआईज के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो वी थिंक कि जो ये मीडिया एपीआईज में एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे भी इनके पास कुछ ना कुछ कॉस्ट एडवांटेज जरूर होगी, बिकॉज विदाउट एनी कॉस्ट एडवांटेज डीवीज हार्डली एंटर्स एनी न्यू प्रोडक्ट। One more company this reminds me of is Astral Polytechnic. So Sandeep engineer, so hats off to him, because building material जैसी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप सेमी ब्रांड या फिर आप ब्रांड क्रिएट कर दें, एंड साथ साथ अगर आप अपने खुद का लाइन ऑफ वो लॉन्च करते हैं एडहेसिव्स का, एंड आप साथ साथ उसके साथ compete कर सकते हैं पिडलाइट के साथ, तो दिस जस्ट शोज दैट मैनेजमेंट इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। बिकॉज एस्ट्रल टुडे इज अ ब्रांड, एंड मोर ओवर एस्ट्रल ने एडहेसिव्स के अंदर एक्चुअली में पिडलाइट को कॉम्पिटिशन देना स्टार्ट कर दिए। एंड नेक्स्ट 5 years में ये लोग एक्सपेक्ट करें कि एडहेसिव्स का डिवीजन भी 15 to 20% CAGR पे इजिली ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन एंड पावर ऑफ अ ग्रेट मैनेजमेंट टीम। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड द लॉन्जेविटी ऑफ कंपाउंडिंग। तो यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें वॉरेन बफेट के जो पब्लिक मार्केट सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो उसमें दिखती है। माने जो कंपनीज है ओपनली जो पब्लिकली ट्रेडेड है उनको होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इनके पास कैसे कैसे बिजनेसेस है। तो एक बिजनेस इनके पास इज बाय द नेम ऑफ एबवी, फिर एमेक्स है इनके पास, एप्पल है, देन इनका एक कंपनी जिसका नाम है BYD, और फिर कोका कोला भी है, शेवरॉन भी है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि लर्निंग कैसे कंपाउंड करती है। तो AbbVie is actually a pharmaceutical company, whereas Amex is a payment solution company. Apple आपका is like a platform business plus consumer electronics. And more अगर हम बात करते हैं BYD की, तो BYD is actually making batteries for electronic vehicles. And Chevron की बात करते हैं तो I think this company operates in oil and gas segment. और साथ साथ कोका कोला भी है which is an FMCG play. सो जस्ट टू गिव यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस, इसकी इतने सारे सेक्टर्स में ही तो इन्होंने ओवर द ईयर्स इतनी कंपाउंडिंग करी है कि बार बार जो चार्ली मंगर इनके पार्टनर है वो एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में आगे निकलना है किसी से, तो हर रोज़ एक न्यू चीज़ सीख के सोइए, राइट। तो कभी ना कभी हर रोज़ सोने से पहले एक अगर आप न्यू लर्निंग लेंगे तो ओवर द इयर्स दैट कंपाउंड्स इनटू समथिंग वेरी बिग। सो दिस इज हाउ द कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज ऑल्सो हैपेंस। एंड साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें जो लॉन्जेविटी ऑफ कंपाउंडिंग है, तो हमें इनकी सीज कैंडी की इन्वेस्टमेंट से दिखती है। तो सीज कैंडी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे वो सिर्फ एक कैंडी बनाते हैं, एंड लास्ट 100 years से ऑलमोस्ट उनका प्रोडक्ट सेम है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है सीज कैंडी में। तो सीज कैंडी में इन्होंने 1972 के आसपास सिर्फ 16 मिलियन टन्स ऑफ कैंडी सेल करी थी, एंड 2006 में इन्होंने 31 मिलियन टन्स ऑफ कैंडी बेची थी। Whereas इनका जो कैपिटल इन्वेस्टेड था बिजनेस में 1972 में दैट वाज $8 million, एंड 2006 में $40 million के आसपास था। तो इन्वेस्टेड कैपिटल $32 million के आसपास से बढ़ा। मोर ओवर अगर हम यहाँ पे इनकी सेल्स देखते हैं तो सेल्स इनकी $30 million से $383 million चलेगी। Whereas इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो $5 million से $82 million चला गया। तो यहाँ पे एक बार आप सोचिए, अपने आप से पूछिए कि इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 से 82 गया, राइट। तो माने 77 इंक्रीमेंटली बढ़ा है, राइट। वेराज जो इनका इन्वेस्टेड कैपिटल था बिजनेस के अंदर वो 8 से सिर्फ 40 आए हैं। तो माने इन्होंने बिजनेस के अंदर $32 million इंक्रीमेंटली एम्प्लॉय करे, जिसपे इन्होंने $77 million एक्स्ट्रा अर्न करे। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं 1972 में इनका ROC कितना था, आप लोग एक बार कैलकुलेट कीजिए कि $5 million की अगर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स और मैंने $8 million लगाए तो मेरा ROC इफेक्टिवली कुछ 60% के आसपास आ जाता है। Whereas अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं टिल 2006, व्हाट हैपेंड वाज कि अगर इनकी अर्निंग अगर $82 million की थी, राइट, एंड इनका जो इन्वेस्टेड कैपिटल $40 million का था, तो अगर हम 82 को 40 से डिवाइड करते हैं तो इफेक्टिवली इनका ROC 205% के आसपास आ चुका था। माने ROC में एक्सपेंशन हुआ। मोर ओवर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टेड कैपिटल पे 240% का रिटर्न है, क्योंकि हम 82 में से अगर 5 माइनस करते तो जो 77 है दैट इज इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा है, एंड साथ साथ बिजनेस के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगा है दैट इज क्लोज टू 32 मिलियन, माने 77/32।
So this is how the longevity in compounding helps, because इस कंपनी से वॉरेन बफेट को कुछ 1.35 बिलियन डॉलर्स का डिविडेंड मिला है, राइट। तो क्योंकि इस कंपनी के अंदर है क्या कि अगर हम एक और जो माई नेक्स्ट की लेसन है दैट इज ऑफ कि ऐसी कंपनीज मतलब सबसे अच्छी बिजनेसेस कौन से हैं जहाँ पे सबसे कम कैपिटल लगे और सबसे ज़्यादा मार्जिन हो। तो सीज कैंडी एक्चुअली ऐसा ही एग्जाम्पल है कि कैपिटल बहुत कम लग रहा है बट आपका जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा है, राइट। तो जो एक्सचेंज बिजनेसेस हैं आपके, वो इस टाइप का एग्जांपल है। जो आपके प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, एक्चुअली आजकल जितने भी प्लेटफॉर्म बिजनेस या मॉडर्न मोनोपोलीज आ रही हैं या सॉफ्टवेयर बिजनेसेस आ रहे हैं, इनमें क्या चल रहा है कि इन बिजनेसेस के अंदर एसेट्स कम लगते हैं बट इन बिजनेसेस के अंदर जो मार्जिन है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दीज आर द बेस्ट बिजनेसेस टू ओन बिकॉज दे गेट थ्रू आउट अ लॉट ऑफ फ्री कैश फ्लो। The last key learning is on the law of competitive exclusion and इनका जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो कैसे काम करता है। तो लॉ ऑफ competitive exclusion हमें क्या कहता है कि कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो एक एरिया में इतने डोमिनेंट हो जाते हैं या कुछ हैबिटेट्स में वो इतने ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं वर्ल्ड में कि वहाँ पे जितने भी बाकी स्पीशीज़ हैं वो अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। So this is what law of competitive exclusion states. Similarly इनका इंश्योरेंस बिजनेस भी आज थ्रू इसके ही जा रहा है, क्योंकि अपने इनका इंश्योरेंस बिजनेस बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज है, बहुत ज़्यादा वेल कैपिटलाइज है। जो बाकी कंपेटिटर्स हैं उनका इंश्योरेंस बिजनेस इतना ज़्यादा कैपिटलाइज नहीं है। तो जो फ्लोट जनरेट होती है या जो इनको पैसा मिलता है बेसिकली, तो इस फ्लोट का ये लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। पर जो इनके कंपेटिटर्स हैं दे हैव टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। पर अगर हम बॉन्ड्स का यहाँ पे यील्ड देखते हैं कि बॉन्ड्स के यील्ड को क्या हो रहा है, तो लास्ट 10 to 15 ईयर्स में बॉन्ड्स का जो यील्ड है इट इज़ डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चरली। माने एक टाइम पे 14-15% का जो बॉन्ड का यील्ड था आज सिर्फ 0.93% आ गया। माने अगर मैं बॉन्ड में पैसा डालता हूँ तो मेरे को सिर्फ 0.93% इंटरेस्ट मिलेगा। वेराज क्योंकि वॉरेन बफेट का इंश्योरेंस ऑपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से कैपिटलाइज्ड है, तो ये लोग एक्चुअली उस पैसे को यूज़ करके कॉमन स्टॉक और इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। So just to give you an example, एक्चुअली में जो ये रेल रोड ओन करते हैं ये अपनी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ओन कर रहे हैं। तो जो रेल रोड है इनको हर साल बहुत ज़्यादा आई थिंक 5 to 6 बिलियन डॉलर्स का डिविडेंड देती है, कुड बी मोर एज वेल। बट जो बाकी इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं वो सिर्फ 0.8 या 9% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ द लॉ ऑफ कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्लेज आउट इन द इंश्योरेंस बिजनेस, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छे से कैपिटलाइज्ड है एंड साथ साथ हर साल उसकी जो कंपेटिटिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ते ही जा रही है। तो यहाँ पे हम इंडियन एग्जाम्पल में किससे कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज बाय द नेम ऑफ HDFC बैंक। तो 2006 से लेके 2006 से लेकर 2011 तक अगर हम HDFC बैंक की जो लोन बुक ग्रोथ है उसको देखते हैं, तो लोन बुक ग्रोथ 2006 में 37% थी, 2007 में 34% थी, 2008 में भी 35% थी एंड 2009 में एक्चुअली 56% थी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2009 के अंदर ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था एंड ऐसे क्राइसिस के ईयर में भी HDFC बैंक वाज एबल टू मेंटेन इट्स लोन बुक ग्रोथ रेट एट 56%। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि HDFC बैंक अच्छे से कैपिटलाइज था, इनकी एसेट क्वालिटी क्लीन थी। जो बाकी कंपेटिटर्स हैं उनकी एसेट क्वालिटी क्लीन इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो इतने ज़्यादा अच्छे वेल कैपिटलाइज नहीं थे। सो दिस इज हाउ द लॉ ऑफ कंपेटिटिव एक्सक्लूजन ऑल्सो प्लेज आउट इन बैंकिंग एज वेल, राइट। तो यहाँ पे हम बैंकिंग के अंदर कंसोलिडेशन का भी ट्रेंड नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में और भी देखेंगे। एंड मोर ओवर अगर हम HDFC बैंक के उस टाइम पे जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, अगर हम 2009 में देखते हैं तो इनका GNPA 1.4% से सिर्फ 2% हुआ था, जो अगले साल गिर के वापस 1.4% आ गया। विराज अगर हम इनके NIMs देखते हैं, दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो एक बैंक के लिए ग्रॉस मार्जिन की तरह है, तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2007 से लेके 2014 तक ऑलमोस्ट हर ईयर में अबव 4% ही रहा है। So this is again parallels between law of competitive exclusion in the insurance business and how HDFC Bank is using the same law to gain strength out of order. So these were the 7 key learnings and आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी की लर्निंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एंड आप कौन सी की लर्निंग के साथ सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।